भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सीट भी बढ़ाई है, कॉलेज भी बढ़ाई है और देश में 2014 में हमारे पास जो कॉलेज थी उसमें बढ़ा के आज वो डबल की ओर पहुंच गई है। जो पहले जो सीट थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। एमबीबीएस की 2014 में 44,000 सीट थी, वो बढ़ा के आज 96,000 यानी कि 1 लाख तक आने आई है और आने वाले दिनों में सीट बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। दूसरा पीजी सीट, क्योंकि एमबीबीएस होने के बाद उसको पीजी करने का अवसर मिले उसके लिए 2014 में 32,000 सीट थी, उससे बढ़ा के आज 64,000 यानी कि 105% की बढ़ोतरी की गई है। जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद वहाँ फैकल्टी हो, पेशेंट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके आधार पर वो रिकमेंडेशन करते हैं और भारत सरकार उसको सीट बढ़ाने की अप्रूवल देती है। सतना मेडिकल कॉलेज में भी सीट बढ़ाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जो वहाँ व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम अवश्य सीट बढ़ाने की अनुमति देंगे। माननीय सदस्यगण, फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल में प्रश्न पूछें, भाषण या वक्तव्य न दें। अशोक महादेव नेते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र में मेरे संसद क्षेत्र गढ़चिरोली चिमूर उसके तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि शायद देश का सबसे बड़ा घना आदिवासी बहुल नक्सल प्रभावित अविकसित क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का भारी अभाव है। अध्यक्ष महोदय, मैं इससे पूर्व भी सदन में गढ़चिरोली में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने हेतु मांग कर चुका हूं तथा मुझे आश्वस्त भी किया गया था कि राज्य सरकार से प्रस्ताव आने पर केंद्र निश्चित रूप से स्वीकृति प्रदान करेगा, लेकिन राज्य सरकार से प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में 2 महीना पूर्व राज्य के डिप्टी सीएम गढ़चिरोली में आए थे। उन्होंने डिप्टी सी में घोषणा भी की। जी, एक मिनट सर, मैं प्रश्न पूछता सर। घोषणा भी की थी, कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को आदेशित भी किया, संबंधित सभी बातें वहां की घोषणा का मेरा क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय, इस बहाने मेरा क्वेश्चन है कि इस सदन में मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि क्या केंद्र की ओर से राज्य सरकार से गढ़चिरोली में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव मंगवाकर वहां कॉलेज की स्थापना करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, 2 दृष्टि से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। एक, भारत सरकार मेडिकल कॉलेज के लिए स्पॉन्सर करते हैं ताकि भारत सरकार उसमें अनुदान देती है और उसके लिए हम फेज 1, फेज 2 और फेज 3 कर चुके हैं और उसमें 157 हमने मेडिकल कॉलेज दी। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट वहां स्थापित करे और एनएमसी उसको अप्रूवल देती है। तो अभी भारत सरकार की ओर से फेज 4 आएगा, तब उसमें जो लोग वहां से रिकमेंडेशन करेंगे, दरखास्त करेंगे तो विचार किया जाएगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट स्वयं बनाना चाहती है तो एनएमसी की ओर से हम उसको अप्रूवल अवश्य देंगे। श्री इम्तियाज जलील जी। सर, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप 157 मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, लेकिन आपने अपने जवाब के अंदर ये नहीं बताया है, जबकि सवाल में ये पूछा गया है कि फैकल्टी एक बहुत बड़ा मसला है। सर, मेडिकल कॉलेजेस तो खुल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर प्रोफेसर्स नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं। मेरे खुद के औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर देयर इज अ ह्यूज वैकेंसी। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ऐसे हालात के अंदर जब आप नए मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं सर, तो एक प्रथा है जो गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को कैसा चीट करती है। एमसीआई की टीम जब नई कॉलेज को विजिट करने के लिए आती है तो आप दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से स्टाफ को बुलाते हैं और एमसीआई को ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे पास फैकल्टी पूरी तरह से भर ली गई है करके। तो ये प्रथा को कब आप बंद करेंगे? और आप सिर्फ एक आंकड़ा बताइएगा कि अभी प्रेजेंटली कितनी वैकेंसीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अक्रॉस द स्टेट या कंट्री है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 तरह की बात है।
एक कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमें दीजिए, मेडिकल कॉलेज हम देते हैं तो फैकल्टी रखना वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की होती है। और हम यहाँ से इंस्पेक्शन भेजते हैं और इंस्पेक्शन के समय पर और उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं, एफिडेविट भी लेते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे पास फैकल्टी पर्याप्त मात्रा में है, और हम जाके इंस्पेक्शन करते तो वहाँ होती है। वो तो इंटीग्रिटी का सवाल है, स्वयं को ही देखना चाहिए। जो कॉलेज चालू करता है और वहाँ फैकल्टी नहीं रखते तो बच्चों के साथ अच्छा वो नहीं होता। इसलिए मेरा सभी को सुझाव है, फैकल्टी होनी चाहिए। हम भी यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, और अभी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूंगा कि सिस्टम हमने बदल दिया है। क्या एक मेडिकल कॉलेज चलती हो और एक बार ही वहां इंस्पेक्शन हो और उसके आधार पर सारा वर्ष का आकलन किया जाए, वो उचित नहीं है। और इसलिए हमने एक यहाँ एनएमसी में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। वहां 16 कैमरा है। 16 कैमरा के माध्यम से कोई भी मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसके गेट पे कितने लोग आते हैं, ओपीडी कितनी हो रही है, कितने इंडोर पेशेंट है, सारी इंफॉर्मेशन लाइव होती है। और उसके आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के वहाँ फैकल्टी है, वहाँ पेशेंट है, वहाँ इंडोर पेशेंट है, ये सारा आकलन होता है और उसके आधार पर हम तय करते हैं कि उसको आगे सीट देनी है नहीं देनी है। बहुत बड़ा रिफॉर्म हो रहा है। पुरानी बात हो चुकी है कि वो ऐसा तैसा गफला करके मेडिकल कॉलेज चलाते थे, ऐसा नहीं चलानी है। हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है, हमें क्वालिटी डॉक्टर तैयार करना है, और ये करने के लिए हम मेरिट पर जाना चाहते हैं, ताकि जिस मेडिकल कॉलेज में अच्छी फैसिलिटी हो उसको ही देना है। कई मेडिकल कॉलेज ऐसी हमने बंद भी की है, और कई मेडिकल कॉलेज के सामने अभी एक्शन होना है। जिसके पास फैकल्टीज नहीं है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, उसको प्राइवेट भी मेडिकल कॉलेज माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं चलाना चाहिए। वो एक देश के भावी डॉक्टर के लिए भी अच्छा नहीं है, और सरकार उसके लिए कड़ी कार्यवाही कर रही है। माननीय सदस्य बैठ जाइए। एक अच्छी परंपरा नहीं है। मैंने आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया था। आप पूरा मंत्री जी का जवाब उन्हें दीजिए, कभी भी बीच में डिस्टरबेंस न करें। टी.आर. बालू जी। Sir, Chairman, sorry, Speaker, sir. First of all, I take this opportunity to appreciate the Honorable Minister for his pragmatic approach to eradicate the pandemic, which has come all which has spread throughout the world. Sir, particularly Tamil Nadu has eradicated the pandemic disease, COVID-19, with the help of our friend, Honorable Health Minister. Whenever CM Tamil Nadu, Mr. Stalin has sent letters to the central government, the Honorable Minister, who was in charge of this, who is in charge of this health ministry, has helped a lot. He has sent oxygen through cylinders, through tankers and trains, and also vaccines to adequate, so that the Tamil Nadu has eradicated fully. But sir, now the funny thing is, sir, AIIMS Madurai the foundation was laid by Honorable Prime Minister of India during 2009, just before the election. But it has successfully constructed the compound wall. The land is there. You will be surprised to know that within 2 or 3 years, I think on 2022, they are going to take off these classes, MBBS classes, with 50 students in Ramnath Medical College, which is 150 kilometers away from this site. And its mentor institute is in Pondicherry, 400 kilometers from Madurai. This is the funny things which is prevailing there. I want to know from the Honorable Minister, at least see, then the last election was over. Now the next election is coming in 2024. When are you going to have this the infrastructure, that is the entire building together? Kindly, the project will has to be completed quickly. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सम्मानीय बालू जी ने बताया, ये बात सही है कि मदुराई एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, जायका फंड से होना था। उसकी प्राइस 1200 करोड़ रुपया तय की गई थी, लेकिन उस समय के दरमियान समय इसलिए लगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण हम करते ही है, लेकिन एक ऐसी घटना की वजह से जो जायका फंड से वहां एम्स बननी थी, जायका ने कोविड
कि कोविड क्राइसिस की वजह से उसकी टीम इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी लेट आई। उन्होंने इंस्पेक्शन किया, फिर से उन्होंने सारा जो एम्स बन रही थी उसका स्ट्रक्चर में, डिजाइन में भी कोई चेंजेस किया, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है उसको बढ़ाने के लिए भी सजेशन दिया। इसलिए उसकी प्राइस हो गई 1900 करोड़, 1900 करोड़ हो गई। तो 1900 करोड़ प्राइस को फिर से हमें अप्रूवल के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ी। वो अप्रूवल हो गया, फिर जायका ने उसको अप्रूव, जायका ने भी उसको मान लिया, जायका ने भी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर लिया, और अभी उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी लगाई गई है। थोड़े दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टेंडर फ्लोट करके, टेंडर फाइनल करके हम उसको तुरंत ही शिलान्यास हो गया है, उसका काम प्रारंभ कर देंगे। कोई चिंता का कारण नहीं है, और वहां एक कोई पॉलिटिकल इशू बनाने की, माननीय बालूजी मेरी विनंती है कि आप उसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइए। हमने तय किया है, करना है, टेक्निकल विषय की वजह से, प्रोसेस की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। हम उसको हम वहां मदुराई में एम्स बनाएंगे। हमारे बच्चे ने वहां पढ़ना शुरू कर दिया है, और यही स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है वही एम्स में पढ़ेंगे। वहां एक अच्छी एम्स बनेगी, तमिलनाडु जनता की सेवा करेगी, बिल्कुल आश्वस्त रहिए, भारत सरकार का कमिटमेंट है, वहां एम्स बनेगी। केरला एक बैठे बैठे बोलते हैं क्या? 6 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सी श्रीनिवास पाटिल सेवन तो गया। महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने की जो संधि दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। सतारा में जो छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी है, उसमें मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई है, लेकिन बिल्डिंगें और लेबोरेटरी हो नहीं रही। पता नहीं ये बिल्डिंगें और हॉस्टल अगर नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और लेबोरेटरी नहीं हो रही। किसी कारण की वजह से अगर देर हो रही है तो भारत सरकार की कोई कमेटी जाकर, अगर स्थानिक कुछ प्रॉब्लम है या ऊपर से कोई प्रॉब्लम तैयार किया हुआ है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, तो लोग कर उसकी बिल्डिंग कंप्लीट करके जो बच्चे आशा से छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी में पढ़ना चाहते हैं उनको कोई राहत मिलेगी? ओके। और कब मिलेगी ये आप बताएंगे तो कृपा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है वो सही है कि कई जगह पे भारत सरकार ने स्पॉन्सर करके और स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने उसको अप्रूवल दे दिया। बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसका कंस्ट्रक्शन करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको संभालती है, हम उसको पैसा देते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया, जिस स्टेट में अभी कंस्ट्रक्शन वर्क कम स्लो चल रहा है या तो नहीं स्टार्ट हुआ है, हमने उसको रिक्वेस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि तुरंत ही आप चालू करिए, ताकि बच्चों को बाहर और जगह पे रहने की नौबत ना आए, पढ़ने का अच्छा अवसर मिले। और इसलिए मैं भी भारत सरकार की ओर से फॉलोअप ले रहा हूँ। आप भी राज्य सरकार को बोलिए, मैं भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करूँ। क्वेश्चन नंबर 42 श्री मोहन कुंडारिया जी। 42। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका माध्यम से मंत्री जी को विनती करता हूं कि मेरा क्षेत्र में राजकोट और मोरबी दोनों क्षेत्र में जो पासपोर्ट परियोजना के माध्यम से जो उसका पासपोर्ट निकालने का जो तरीका है वो जल्दी हो, इसलिए पासपोर्ट मेला करने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है क्या? House that we have a very large diaspora. Around 32 million people are there, Indians who are there abroad, either as NRIs or people of Indian origin. And passport services during the last 8 years has improved very much. I would say that it has increased by around 500%. The number of passport officers for processing of passports, which was 110 before 2014, now stands above 550. And in Gujarat, I would like to inform the honorable member that we have held, in the whole country, we have held from June 2022 onwards, 234 passport melas. And during the next 3 weeks, we are planning to hold another 500 passport melas across the country. So any Indian citizen who would like to have a passport for him, we are there to facilitate and make all efforts so that every Indian gets a passport for him. माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में क्षेत्रीय कार्यालय में
जो पहला एप्लीकेशन आती थी उससे 2 गुना से ज्यादा आ रही है, इसलिए जो कर्मचारी की कमी है वो पूरा करने के लिए सरकार कुछ सोच रहा है कि क्या? Sir, during the last 1 year in Gujarat also, the number of passports that we have been issuing in all these offices, whatever is the number of application, we are taking care of that. And wherever request is there, those requests, every effort is being undertaken to fulfill those requests. श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सवाल पूछने की अनुमति दी। अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक जिला है, उसका नाम है शहीद भगत सिंह नगर और उसे नवा शहर भी कहते हैं। वहाँ के बहुत लोग विदेशों में रहते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में। मैं पिछले 3.5 साल से विदेश मंत्री जी से ये विनती कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिया जाए। पहले इनके मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आया कि हमारे पास जगह नहीं है पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए। हमने वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एक आलीशान भवन का निर्माण करवाया, म्युनिसिपल काउंसिल और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसको मिलकर। पिछले 1 साल से वो जो भवन है वो खाली पड़ा हुआ है। इनके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जलंधर वाले लगातार और निरंतर लिख के भेज रहे हैं कि वहां पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है और उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को ऑपरेशनलाइज करना है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को ऑपरेशनलाइज करेगी, और करेगी तो कितनी देर में करेगी, और अगर नहीं करेगी तो उसका क्या कारण है, और कहीं ये तो नहीं क्योंकि ये एक विपक्ष के सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है आप काम नहीं करना चाहते? Sir, during the last 8 years, the government of Narendra Modi ji has been extending the facility of passport sevas across the country, irrespective of who the parliament member is. Whether it is opposition ruled state or whether it is a constituency represented by a member from the opposition, I have personally inaugurated the passport seva kendras in the constituencies of members from the Congress party in Kerala. So this is, we have never made it a criterion for allowing passport seva kendras. What we have done is, from the earlier situation where there were limited number of passport seva kendras, we extended it to every Lok Sabha constituency, subject to the condition that there is facility by the post offices. Where that facility is there, we will definitely have been taking steps to see that passport seva kendras, post office passport seva kendras are open. डॉक्टर टी सुमति। आपकी अनुमति से मंत्री जी, सवाल सिर्फ इतना है, the building is ready, the infrastructure is ready. टी सुमति। All you need to do is, operationalize the passport office. Tell me, how long will it take for you to operationalize the passport office? I am asking you a direct question. Give me a direct answer. Thank you very much, sir. Sir, I'd like to bring the Honorable Minister an attention of an important issue. Sir, recently K. Nalini, a sister of us from Sri Lanka, brethren, a Sri Lankan refugee and a resident of a refugee camp in Trichy, received her passport as directed by the High Court. She has fled from Sri Lanka back in 1980s, the initial stages of the Black July, which was afterwards followed by the genocide of our brethren Tamilians there. And she has been living in the refugee camp ever since with her family. Sir, in this scenario at the backdrop, I would like to ask, does the ministry currently issue passports, or does it have plans to issue passports to children of the Sri Lankan born in the Indian territory? And if so, has any passport has been issued, or do you have any plans to issue it in the future? Because it's a very, very important issue, sir. Thank you. Sir, the question, the original question is related to passport melas in the state of Gujarat.
So this is a policy matter which is not connected with the original question. So I would like to request the honorable member. I will request her to so that to come over, and I can definitely discuss with her the concern that she wants to raise. श्रीमती चिंता अनुराधा. Regional passport officers have to deal with 1,000 to 1,200 appointments on a daily basis, sir. So does the government plan to establish more regional passport officers to decrease this burden, thus reducing the delays caused in getting appointments? Sir? Thank you. Sir, I would like to inform the member through you that we have in every Lok Sabha constituency, our endeavor is to see that in every Lok Sabha constituency, there is a post office passport seva kendra at the minimum. And and another thing is, we have now made it a system that anybody can apply for a passport anywhere in the country. It's not required that he should apply in his own area. So the number of applications that come, we are at present in a position where we can deal with the number of applications, and whenever the pendency increases, we have been holding passport melas. As I mentioned earlier, 500 such melas are being organized in the coming 3 weeks of this year, this month, so that the pendency is reduced. So I would like to inform the honorable member that the number of applications, on the basis of that, every effort will be undertaken to see that no person who applies is denied of getting a passport. दादा, अब प्रश्नकाल के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम चुनकर आए उन माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 43, मोहम्मद ए आरिफ. 43. मंत्री जी, माननीय मंत्री जी. Statement is laid on the table. Sir, first of all, I would like to extend my sincere thanks to the Honorable Minister for identifying 4 projects under Sagarmala in my parliamentary constituency. Out of these, Alappuzha Heritage Project Maritime Museum, 250 crores, is very important. In addition to these 4 projects, the Kerala Maritime Board is understood to have prepared a project called Alappuzha Marina cum Cargo Port for the development of Alappuzha Port, which is suspected to cost about only 50 crores only. Whether the government will consider including the project under Sagarmala and provide the financial assistance. And I would like to know from the Honorable Minister the progress made in implementing the above mentioned the Alappuzha Heritage Project Maritime Museum. Respected Speaker, sir, I'm especially thankful to respected Member Parliament, Mr. Arif. And Kerala, we all know it's a God-owned state, one of the most beautiful states in the country. And God's own, like, that's God owns, like. And particularly in the tourism sector, we have discovered a lot of potentials are there, whether in the backwater, whether the greenery, whether the landscape and all the culture and heritage. So, Honorable Member Parliament has requested by writing a letter to me regarding this particular project. I have already reviewed all the project, and we are now waiting the state government of Kerala to send a proposal. Once we receive the proposal, we are definitely going to take up it very positively. Thank you. Honorable Member Supplementary. Sir. Alappuzha Lighthouse is a heritage structure. The feasibility report and the architectural design has already been submitted through the Directorate of Lighthouses in Cochin for the construction of an external lift for the benefit of elderly people, those who are difficult to climb the stairs
whether the government will expedite the sanction, the estimate, and take necessary steps for its early completion at least by the middle of. Thank you, sir. Respected Chairman, sir. This particular project, as you know, it is all being very carefully monitored by CRZ and all other agencies related to environment. And in this regard, the concerned kind of agencies, they are also, this particular matter has been very carefully examining. And once we get the proposal, then definitely we are going to take it up. Thank you. Mimi Chakravarti. Thank you, sir. Thank you, sir, for letting me speak as we are talking about the Sagarmala project and as I hail from Bengal. So I would like to know what is happening in my state, a detailed development and present status of the Haldia-based Sagarmala project of West Bengal and the progress of Haldia Dock Complex Kolkata Port Trust on the projects which have completed DPR and the status of the expressway from Panagarh to Durgapur to Haldia, therefore. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, I would like to answer to the honorable member through you that we have taken, and our honorable Prime Minister has taken so many initiatives for by the Sagarmala program in 7,500 kilometers coastal area, also 14,500 kilometers in inland waterways. So especially I would like to mention that to the honorable member is we already make Cochin Shipyard, Haldia Cochin Shipyard Limited shipbuilding sector in Hooghly Cochin Shipyard sorry? No, we already made it. Listen, yes. Respected Speaker, sir, regarding this particular project, let me tell you very frankly, Honorable Prime Minister's vision through Sagarmala program is mainly to develop the coastal area of 7,500 kilometers of the country, along with the inland waterways, 14,500 kilometers. And because of this, under the Sagarmala program, we have identified 802 numbers of projects. And out of this, so far, 220 projects have been already completed. 220 projects is under implementation, rest are under different stages of development. And in the recent past, by going through the detailed consultation with all the stakeholders, state government, state maritime boards, and others like stakeholders, so that, as you know, this is a program which is done through conversion mode. And that is, excuse me, and I believe the Honorable Member of Parliament, if you want to have the details about your specific question, definitely I am going to hand over you the detailed copy after this, like on this particular. Let me tell you, you are quite senior like Member of Parliament. I respect you a lot. Soumitra Khan. So that is why I believe all the project under Sagarmala program, whether it is port modernization, whether it is port-led connectivity, port-led industrial development, and port-like kind of coastal community development, all these parameters involved in this particular program has been very seriously taken up. As you know, with investment worth of rupees 5.5 lakhs crores, this particular program is aimed to be completed in the next
2035. So this is the target plan, and we are proceeding very comfortably with the support of the all other stakeholders. Thank you. सौमित्र खान जी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका माध्यम से जानना मेरा पूछना है सर, नवद्वीप, मायापुर, गंगा और सागर मेला, दीघा, ये जितने सारे कोस्टल एरिया है, भारत सरकार हर जगह में काम कर रहा है, तो ये जगह में सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना फंड स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, क्या खुद अपन से कितना काम कर रहा है ये डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए? माननीय मंत्री जी। In this aspect, whatever like an initiative we have taken, state-wise, we'll give you the details like figures. Because today this particular question was pertaining to the tourism importance of Kerala. So I believe honorable member will definitely get the details after this question is over. Shri I.B. Eden. Sir, thank you, sir. Sir, the question is related to coastal tourism. Sir, if coastal tourism have to be developed, the life and livelihood of the fishermen have to be much, much better condition. Sir, after 2015, not a single rupee have been spent by the central government, the government of India, for building the sea walls in the coastal belt and the groins in the coastal belt. Sagarmala has got huge amount of money, and Sagarmala is implementing, the port ministry is implementing a lot of developmental projects. I thank the Honorable Minister for developing the Topumbadi Fisheries Harbour, which is one of the major, which has one of the major catches for the fishermen, and their livelihood is dependent on that. I appreciate the project. You should come for the inauguration as well. I've requested you. Sir, the point is, okay, we should give money from the Sagarmala project to develop the sea belt, sea coast, to build the sea walls and the groins. Will the government, the ministry take initiatives for the development of the harbors as well as the fishermen community as a large? Respected Speaker, sir, if we get any proposal of this kind from the respective state government, definitely we'll look into the matter. Question number 44, Shri Girish Bhalchand Bapat. माननीय मंत्री जी। Statement is laid on the table, sir. Shri Rahul Shivale. Shri N.K. Premchandan ji. Sir, regarding the coastal development and the shipping, I would like to ask a specific question to the Honorable Minister. When Shri Mansukh Mandavia ji was the Minister for Shipping and Ports, he has convened a meeting of all the coastal members of Parliament and had a detailed discussion about the comprehensive development of the coastal area, including the shipping sector. And the project name is Sagar Tak Mala project, such comprehensive project was there. It is quite, and we have submitted number of projects for the development of the coastal area. I would like to know from the Honorable Minister, what is the fate of that project, which was one of the dream project of the Honorable Prime Minister. That was the illustration made at the time when the meeting was convened and it was presented at the time when the then minister was there. So I would like to know from the Honorable Minister, from my constituency, Kollam also, it is included in the Sagarmala project, but unfortunately nothing has happened after having that online meeting and submission of the projects from various coastal constituencies. What is the fate of it? That is a specific question which I would like to know. Thank you very much, sir. Respected Speaker, sir, Honorable Member Parliament has highlighted some of the points from related to his constituency. I would like to request through you, sir, if you have all the list of those like projects, please hand over to me. I'll take a look. Srimati Kanimoji. Thank you, sir. The answer says that that the center's objectives include the promotion of circular economy and capacity. So mic is not. So the mic is not. So the
reply says that the objective is to develop and promote circular economy and capacity development. I thank the minister for including the Thoothukudi port also into this. But already there has been a promise that Thoothukudi port will be converted into a trans-shipment hub. But I don't know what progress has happened there. And I also would like to ask whether the local stakeholders will be included in these projects. And whether it will be ensured that the employment is generated in the local areas where these projects are taken up, because in the Thoothukudi port itself, when the CSR funds are being given, it's given to other states. The local people do not get any benefit out of the CSR funds from the port. So I request the minister to ensure that local people will get opportunities. Thank you, sir. Respected Speaker, sir, after detailed consultation with all the stakeholders, we have included another 567 projects that is mainly for the holistic development of coastal community in all the coastal districts. So that is the principal objective. And with a worth investment of 58,000 crores. So within that particular scheme, we could definitely include, as per the proposal received from the concerned state government, because as you know, this particular Sagarmala program is always implemented in consultation and in association with all other stakeholders. So I believe whatever, I think a little bit of apprehension you have in your mind, you need not have to worry. We are very transparent. Honorable Prime Minister's direction, this ministry is always working hard for the cause of the country, and it is full of transparency and accountability. I believe whatever we are doing, it is only to benefit the coastal community, whether it is fishermen and all other eligible boys and girls, whoever is efficient enough, who have had their skill, and even we are also giving skill to those youth, so that they could in the near future can be capable enough to handle any kind of challenges of life. Thank you. Question number 45, Sri Kalyan Banerjee ji. Question number 45. Honorable member, question. Sir, the COVID-19 pandemic has disrupted non-COVID healthcare system, leading to concerns about its subsequent impact on non-COVID disease conditions. The diagnosis and management of cancer has also affected. Sir, between March 1 and May 31st, 2020, the number of new patients registered, there is a reduction, 54%. Regarding follow-up visit, reduction is 46%. Hospital admissions reduction, 36%. Outpatient chemotherapy reduction, 37%. Minor surgeries reduction, 52%. Pathological diagnosis reduction, 38%. Number of radiological diagnostic tests reduction, 43%. Sir, in this backdrop, I put a question that whether the government is having a planning to start cancer detection center and initial care service in the rural primary health centers in the country, especially easy to detect earlier stage cancer in breast and prostate. स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने बहुत ही कैंसर के बारे में जो चिंता जताई है, मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि जरूर कोविड के कारण कुछ संख्या कम हुई है. बिकॉज ऑफ कोविड कैंसर के पेशेंट का स्क्रीनिंग हो या ट्रीटमेंट हो, उस टाइम में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था. लेकिन आफ्टर कोविड स्क्रीनिंग भी बढ़ गए हैं और लगातार HWC हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, जो कि आपने कहा कि ग्रामीण में हो या शहर में हो, ये सेवाएं बढ़नी चाहिए. सो कीपिंग
In that view, sir, we are going to increase our 1.5 lakh health and wellness centers throughout the country, and through that we are providing the very good screening services. So our aim is to provide and concentration on screening. सर आज हमने देखा जाए तो HWC के थ्रू लगभग 16 करोड़ ओरल कैंसर के डिटेक्शन किए हैं, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर एंड 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हुआ है। ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डायग्नोसिस पे हम काम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा सर PHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सेवाएं हैं। उसके बाद सर टर्शरी केयर के लिए पेशेंट को सुविधा मिले, इसलिए लगातार जैसे पहले जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस, एम्स बढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा सर हमारे 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स लगभग बढ़े हैं इन 8 सालों में, और 20 टर्शरी कैंसर केयर सेंटर्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें सर वेस्ट बंगाल में हमारे 3 TCC है, टर्शरी केयर कैंसर सेंटर्स, और उसके अलावा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एट झज्जर जो कि बहुत बड़ा सेंटर खुला है, और चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता में है जो कि 460 बेड का। सर ये लगातार प्रयास हो रहा है कि कैंसर के लिए सुविधा हर एक जिले में, हर एक स्टेट में उपलब्ध हो। धन्यवाद। सप्लीमेंट्री माननीय। My question was specifically for the rural and primary health center. Anyway, you have given some answers in respect of the city. Now, my second question is whether the government is having any plan to expand the scope and function of population-based cancer registers centers, which presently covers 10% of the population of India, from 38 centers to all major cancer research hospitals of the states and districts in the country. Regarding the registry, Honorable Speaker, sir, through you, sir, I would like to mention that as per the National Cancer Registry Program, that estimated number of cancer as in 2020 is 13 lakh 0.92,000. Sir, the estimated projected increase is 12.8%. सर जो चिंता जताई है वो पहले से ही सरकार ने उस पे काम शुरू कर दिए हैं, और उसके अकॉर्डिंग टू दैट सर 2025 तक ये संख्या 15 लाख तक बढ़ सकती है। ये काम ऑलरेडी शुरू हुआ है। जैसे आपने कहा सर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मैं कहना चाहूँगी आपके माध्यम से सर कि आज लगभग 707 डिस्ट्रिक्ट में हमारे NCD क्लिनिक्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और स्ट्रोक के माध्यम से, जो कि NHM के तहत वो NCD किए जाते हैं सर, आज 707 जिलों में वो भी सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर ST हसन। थैंक यू सर। सर हम सब लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर की समस्या एक विकराल रूप ले रही है देश के अंदर, और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अनियंत्रित टेलीफोन टावर्स, खाद्य पदार्थों की मिलावट और बेतहाशा इंसेक्टिसाइड का उपयोग कैंसर को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या सरकार के पास इन्हें प्रिवेंट करने का कोई उपाय है या कोई स्ट्रेटजी है? जैसे कि आपने अलग अलग कारणों में कैंसर के बारे में चिंता जताई, तो सर ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार हर साल हम करते हैं, तो उसमें यही अवेयर किया जाता है कि क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किसको हम अवॉइड करें। अलग अलग कारणों के कारण सर आज कैंसर के बढ़ती हुई चिंता हमें नजर आती है, तो अलग अलग प्रोग्राम और हर एक मिनिस्ट्री के माध्यम से ये प्रोग्राम किए जाते हैं। श्रीमती सुनीता दुग्गल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब गुजरात से आते हैं, तो मैं संवरण नहीं कर पा रही हूँ। इनको मुबारकबाद तो बनती है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ गुजरात की जनता ने जो मैंडेट दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रही थी कि PM नेशनल रिलीफ फंड जो है
उसमें जो है बहुत ज़्यादा सहायता जो है, चाहे जो भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, चाहे उसमें हार्ट सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो, कैंसर ट्रीटमेंट और एसिड अटैक, इस तरह के बहुत से जो हमारे मरीज हैं, वो पीएम नेशनल रिलीफ फंड से उनको सहायता मिलती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर फंड जो है वो भी साइमल्टेनियसली उन कैंसर पेशेंट्स के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और वो उनको भी दे सकते हैं? क्या ये बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन है स्पीकर महोदय, क्योंकि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है और पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत संख्या में वहां पर भेजे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सहायता दी भी है, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हम मंत्री जी से आपका विषय आ गया है, जी मंत्री धन्यवाद स्पीकर। एक्सप्लेन पूरा नहीं करें। माननीय स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं ये भी बात कहना चाहूंगी कि जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि पीएम केयर फंड के माध्यम से पेशेंट को मदद मिलती है, जरूर उसके अलावा सर हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो कि बहुत बड़े पैमाने पे इस कैंसर के पेशेंट को आज मदद दे रही है। उसके अलावा जो रैन के बारे में पूछा माननीय सदस्य ने कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि जिसके तहत हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड, सर ये जो पेशेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं वो 15 लाख की अमाउंट को पर पेशेंट की मदद दी जाती है, जिसमें सर आज तक लगभग 2015 से आज तक 107 करोड़ की राशि 15,000 पेशेंट के लिए सरकार ने उपलब्ध कराई है। और इसके अलावा अलग अलग प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र या अमृत के माध्यम से भी सर सुविधा श्री दी बेनी बानन। Sir, how the government intend to tackle the problem of childhood cancer in the country? According to WHO, has stated that India is a home of 20% of the global cancer burden, with nearly 75,000 Indian children suffering from cancer every year. As per the findings of this NCDIR and WHO, that nearly 49% of pediatric cancer cases in India remain undiagnosed. So what measures does the government plan to take to address these findings? Thank you, sir. अन्य अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो चिंता जताई वो पहले भी जवाब में आ चुकी है कि चाहे वो चाइल्डहुड कैंसर हो या एडल्ट का कैंसर हो, जिसमें कि हम नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर के लिए एनएचएम के थ्रू एनसीडी क्लिनिक्स जो चला रहे हैं सर, उसमें स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है। और आरबीएस के जो हमारा एनएचएम के तहत हम जो आरबीएस के माध्यम से हर जिला लेवल में कैंप लगाते हैं जिसमें बच्चे भी हम डायग्नोस करते हैं। Through that, sir, we are focusing on early detection and simultaneously the treatment also. Thank you. Dr. Laurel Poch. Question number 46. Statement is laid on the table. Honorable member. Thank you, Mr. Chairman. The Honorable Minister, who is also from Northeast, he has given us a very detailed reply on my question of development of river ports and inland waters. I thank you, sir. Sir, here is one specific question I would like to ask. Lakhipur in Assam, which is also Fular Tol, upstream up to Tipaimuk and further on up to Tolbung, this is part of the river Barak. Whether there is any proposal specifically to develop these waterways, and because waterways in this area has been there since the British time, and post-independence, I think it has in some ways been stopped. And so I would further request that if this can be restored again. Thank you, sir. Respected Speaker, sir, the Honorable Member Parliament has mentioned about the 16 national waterways, Barak. And after going through techno-economic feasibility report, we have come to know that it is not feasible because of the rocky surface and rocky kind of existence of in this particular river towards Tipkai. So I believe it is Honorable Member Parliament will very understand that instead of going through the river, which is not being feasible, but we have
decided to set up 5 jetties between Jiribam to Tamenglong district of Manipur. This particular jetty will definitely help to have the access of cross like river, trade, and also passengers movement. And in this regard, my ministry is very much sincerely working with the help of the government of Manipur. And I believe this will definitely benefit the people living on both sides of the river. Honorable member supplementary. Supplementary, sir. This, as I was just talking, that during the British time, this waterway was already there. And so, yes, we also know that the rivers are shallow. However, with dredging, it can be smaller vessels can go upstream further. So one thing is that the road systems are also very poor. And that is why people, especially living across the border along this Barak River, they face a lot of communication problems. And so if only the waterways can be developed, right now roadways are also being developed, but it is taking so much time. And from time to time, landslide and other things also hamper transportation. And so the riverways, waterways definitely will act as a boon to the people living across the states, especially in Mizoram and also in Manipur up to Tamenglong. And then, of course, beyond this place called Tolbung, I think it is rocky, and so it is going to be a little problem. So if up to here, you can at least consider, sir. Thank you, sir. Respected Chairman, sir, as mentioned by Honorable Member Parliament, I think it would be like more better for the commoners' use, the access of the draft depth in the different location of the river, instead of going through this dredging, because dredging is nowhere feasible. It is totally rocky towards the upstream. And I believe that is why we have requested the Honorable, state government of Manipur to prepare their proposals and send to us. And once we receive the proposal, as per the feasibility of those like cross river kind of jetty to be constructed, and as per their proposal, definitely will take it up. Shri Manya Member Abdul Khalik. अध्यक्ष महोदय, मौका देने के लिए धन्यवाद। मंत्री महोदय ने बताया जोगी घोपा, मेरा क्षेत्र के जोगी घोपा भी एक टर्मिनल होगा, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय के जरिए, ये टर्मिनल का काम का कितना प्रोग्रेस हुआ, काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? अगर शुरू हुआ, शुरू होने के वक्त लोकल एमपी होने के नाते मुझे भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। ये एक बात है। दूसरा बात है, ये मंत्री जी ने बताया ये 55 घाट 55 घाट असम में फ्लोटिंग टर्मिनल होगा। मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, वो भी असम से आते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं दिया। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, मुझे नहीं पता बहरी, जहाँ पे महापुरुष श्री श्री दामोदर देव के सत्र भी है, और मंत्री महोदय हमेशा जाते हैं कृष्ण गुरु आश्रम, जहाँ से नजदीक होगा, वो बहरी घाट है या नहीं, या बागबर घाट है या नहीं, है तो इंक्लूड करना चाहिए। और ताराबारी, ब्रिटिश टाइम में ताराबारी बोल के घाट था, वो घाट का डेवलपमेंट का एजेंडा लेगा या नहीं, या बहरी घाट को ही ताराबारी नामकरण करेगा, ये भी मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। और एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जो बेकी रिवर, बेकी बेसिन जो नेशनल वाटरवेज में आते हैं, ये बेकी बेसिन का डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? मेरे पास जहां तक इंफॉर्मेशन है कुछ नहीं किया अभी तक। मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ ये कुछ करने के लिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद जी ने जो कही है, मैं इतना ही कहूंगा कि वो असम से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ माननीय संसद जी डिटेल में चर्चा करें, और हमको हमारा पास जो भी सूची है, जहां जहां हम लोग ने जो कदम उठाए हैं, इसके बारे में मैं संसद जी को निश्चित रूप से अवगत करूंगा। क्वेश्चन नंबर 47, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव। Thank you, sir. At the outset, I'd like to compliment the Honorable Minister on her Honorable outstanding member, work. question number
47. Question number 47, sir. माननीय मंत्री जी, पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य, Thank you, sir. I'd like to compliment the Honorable Minister for her outstanding work for the welfare of women and children. Odisha, sir, is still lagging behind in terms of various parameters of malnutrition, especially in the rural areas with huge populations of the scheduled castes and tribes. Mine is an aspirational district. My question is whether the government is considering a special intervention with a focused approach in aspirational districts to achieve targets under Poshan Abhiyan and Sustainable Development Goals. Thank you. Sir, I would like to, through you, inform the honorable member that aspirational districts are priority areas for the government, not only from the perspective of Ministry of Women and Child Development, but also it seeks a partnership and convergence between 18 ministries, which include ministries such as Jal Shakti, so that issues of sanitation and safe drinking water can be addressed. Ministry of Health, which assists us, especially in aspirational district, from the perspective of the health of pregnant mothers and lactating mothers and small children and the medical challenges they may so face. I would like to, sir, through you, draw the attention of the honorable member that to ensure that there is a convergence at the district level and at the state level, we in the ministry had issued guidelines so that at the state level, the state chief secretary, at the district level, the district administrator, being the collector, can converge these very ministries, and a robust system technologically and otherwise can be made available. The Prime Minister has prioritized especially nutritional delivery systems in aspirational district through a project also called Saksham Anganwadi. It is the endeavor of the government to ensure that over 2 lakh Anganwadis across the country are also enhanced in terms of services, and substantial infrastructure also is increased there so that the needs nutritional of women and children can be met through this. क्वेश्चन और माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय भट्ट। Respected sir, with your kind permission, on behalf of the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, I rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned again his name at serial number 2 in today's revised list of business. Item number 3, Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Speaker, sir, on behalf of my colleague, Shripad Yaso Naik, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against his name at serial number 3 of today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 4 श्री एसपी सिंह बघेल जी। मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजात हिंदी और संस्कृत सदन पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री अजय भट्ट जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री भगवंत खुबा जी। महोदय, मैं आज के संशोधित कार्य सूची के क्रमांक 6 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आइटम नंबर 7 डॉक्टर भारती पवार जी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 8 श्री मुंजुपाड़ा महेंद्र भाई। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 9 डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। आदरणीय महोदय,
मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति 17वीं लोकसभा का 9वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। Item number 10, Shrimati Lockett Chatterjee. Honorable Speaker, sir, I beg to present the 22nd and 23rd reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution as listed against my name is today's list of business. Thank you. Item number 11, Shrimati Smriti Irani ji. Sir, with your permission and pursuant of provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Lok Sabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 316th report of the Department-related Standing Committee on Human Resource Development on issues related to safety of women pertaining to the Ministry of Women and Child Development. Sir, in pursuance of provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Lok Sabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 333rd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on action taken by the government on the observations/recommendations contained in the 326th report of the Committee on Demand for Grants 2021-22 pertaining to the Ministry of Women and Child Development. Sir, with your permission, in pursuance of the provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Lok Sabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 334th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on issues related to safety of women pertaining to the Ministry of Women and Child Development. And lastly, sir, with your permission, in pursuance of provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Lok Sabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 338th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on demand for grants 2022-23 pertaining to the Ministry of Women and Child Development. Thank you. Item number 12, Shri Arjun Ram Meghwal ji. With your permission, sir, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 12th December 2022 will consist of consideration of any items of the government business carried over from today's order papers. It contains, number 1, further consideration and passing of the Anti-Maritime Piracy Bill 2019. Second, consideration and passing of the Multi-State Cooperative Society Amendment Bill 2022. Consideration and passing of the following bills after their introduction. Number 1, the Constitution Scheduled Tribe Order Second Amendment Bill 2022, the Constitution Scheduled Tribe Order Third Amendment Bill 2022, the Constitution Scheduled Tribe Order Fourth Amendment Bill 2022, and the Constitution Scheduled Tribes Order Fifth Amendment Bill 2022. Discussion and voting on first batch of supplementary demands for grants for the year 2022-23 and introductions, consideration and passing of the related appropriation bill after their presentation. Discussion and voting on actions demands for grants for the year 2019-20 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill after their presentation. Thank you. Item number 13, Dr. Mansukh Mandaviya ji. Sir, I rise to move that in pursuance of clause F of subclause 2 of section 7, read with clause A of subsection 1 of section 8 of the preconception and prenatal diagnostic technique Prohibition of Sex Selection Act 1994, the members of this House to proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 women members from amongst themselves to serve as members of the Central Supervisory Board subject to the provision of Section 15 of the said Act and rules made thereunder. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14, श्री पंकज चौधरी जी।
महोदय, मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पहला बैच को दर्शाने वाला एक विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15 श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं वर्ष 19-20 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 16 श्री अर्जुन मुंडा जी। महोदय, मैं तमिलनाडु राज्य से संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 17 श्री अर्जुन मुंडा जी। महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 18 श्री अर्जुन मुंडा जी। महोदय, मैं कर्नाटका राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। एंड नाउ आइटम नंबर 19 श्री अर्जुन मुंडा जी। महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। प्रश्नकाल वो शून्यकाल। एक सेकंड। श्री हसनैन मसूदी जी। जी बुलाएंगे लास्ट में बच्चे बाद में दे देंगे, अवसर देंगे। आप बैठिए तो प्रारंभ होने दीजिए। प्रारंभ होने दीजिए। बैठिए। योर लीडर इज ऑन लेग, देयर व्हाई आर स्टैंडिंग। तो प्लीज बैठ जाइए। आपके लीडर ही इज कॉम्पिटेंट एनफ टू प्लीड हिज केस। आप बैठ तो जाइए। ओके, आई विल। चेयरमैन साहब, हसनैन मसूदी जी प्लीज बोलने दीजिए। ओके, बैठिए तो सही। मसूदी साहब, एक बड़ा ही अर्जेंट मामला उठाने के लिए इजाजत देने के लिए बहुत शुक्रिया जनाब। मेवा सनत जो है, जो सेब है, वो कश्मीर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कश्मीर में कोई 30 लाख मीट्रिक टन के करीब मेवे की पैदावार होती है, जिसमें खासकर सेब की पैदावार होती है। और ये सारा का सारा दरामद किया जाता है क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल प्रोसेसिंग की बहुत कम व्यवस्था है।
होना चाहिए था कि इंक्रीज हो जाती कमर्शियल प्रोसेसिंग और कम लेना पड़ता। और इस साल ये सारे का सारा 5 करोड़ पेटियां दरामद होती है। इस साल जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से पहले ही बहुत अरसे तक बंद होने की वजह से पहले ही बड़ा नुकसान हुआ, सारा मेवा सड़ गया। अब नया ये मामला हुआ है, जो दरपेश है, जो परेशानी है वो है कि सेब की गिरती हुई कीमतें बाजार में हमारे किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। और वजह क्या है? तो एक ये है कि उनको जो पैकेजिंग का है और ट्रांसपोर्टेशन का जो इस पर लागत आती है सेब पर, वो तक नहीं हासिल होती है मार्केट से। वो सारा के सारा जो कश्मीर है, जिसकी मीशत यही है, सारी के कश्मीर को नुकसान का सामना है जो हमारे मेवा उगाने वाले हैं। तो एक जरूरत है चीज की, एक तो ये कमर्शियल प्रोसेसिंग का इंक्रीज किया जाए, वो तो लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन है, लेकिन इमीडिएटली एक देखा जाए कि क्या ये इंपोर्ट की वजह से हो रहा है। जनाब, ये बड़ा जरूरी है ये देखने की और एक स्टडी करने की, क्या ये सारा मामला इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट से क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर को या तो ये दीदेदानी से पहले सड़क बंद की गई और ये नेग्लिजेंस बड़ी की गई सड़क बंद रखने में, और मेवा सारा सड़ी गया एक। तो उसके बाद अब जो ये नई चुनौती हो गई है ये, और जीएसटी जो है 15% जीएसटी पैकेजिंग पर लगाया गया है। एक तो आप ये देख लीजिए क्या इंपोर्ट की वजह से ये हुआ है, जिससे कश्मीर या दीदेदानी से ये कोशिश की जा रही है कश्मीर को मईशत खत्म करने की, वरना आप इसकी एक स्टडी करके, एक डिस्पैशनेट ऑब्जेक्टिव स्टडी करने के लिए जनाब आप देख लीजिए और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाइए। अगर हिमाचल में, कश्मीर में एक हाई क्वालिटी सेब अवेलेबल है, जो आपने भी देखा, श्रीनगर में भी देखा, बाकी जो भी यहाँ से आए हमारे जो साथी हैं तो वहां भी देखो और यहाँ भी देख रहे हैं, तो क्या जरूरत है इंपोर्ट करने की, और इससे जबकि नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात है पैकेजिंग पर जो आप जीएसटी लगा रहे हैं उसमें एग्जम्पशन दीजिए, ताकि किसने, और तीसरी बात यह है कि कोई ना कोई व्यवस्था कीजिए रिलीफ देने के लिए ग्रोवर्स की। श्री कनकमल कटारा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। होगा ना, होगा, आप बैठिए तो सही, ये लिस्ट थोड़ा लिस्ट को चलने दीजिए, आप बैठिए तो सही। माननीय सभापति जी, बैठिए। मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे प्लीज शून्य कालांश में अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका दिया। प्लीज बैठिए, तो आप बैठिए। माननीय सभापति जी, हमेशा मिलता है, प्लीज माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्य कालांश में अपने क्षेत्र की बात करने का मौका दिया। बैठिए ना प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जो कि एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण यहाँ पर अक्सर छोटे बड़े मुकदमे होते रहते हैं। उदयपुर संभाग में कोई भी न्यायालय न होने के कारण यहाँ के लोगों को अपने मुकदमे लड़ने के लिए 500 किलोमीटर दूर जोधपुर आना पड़ता है। इस कारण क्षेत्र की गरीब जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र की जनता व यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा काफी लंबे समय से उदयपुर संभाग में न्यायालय की स्थापना के लिए मांग की जाती रही है, किंतु अभी तक इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा सदन के माध्यम से माननीय विधि मंत्री, न्याय मंत्री जी से आग्रह है कि उदयपुर संभाग व विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए जोधपुर न्यायालय के एक बेंच उदयपुर में स्थापित कराने का कष्ट करें। इसके लिए क्षेत्र की समस्त जनता आपकी सदा आभारी रहेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री रितेश पांडे जी। अधिष्ठाता महोदय, दिल्ली में एम्स पर हुए साइबर हमला और डेटा सेंधमारी बेहद चिंताजनक। कई दिनों के बाद भी सर्वरों पर नियंत्रण नहीं पाया गया है और ना ही कायदे से हैकरों की पहचान हो पाई है। एम्स के बाद 30 नवंबर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी कि ICMR पर सर्वर पर एक ही दिन में 6000 बार सेंधमारी की डेटा हैकिंग की कोशिशें हुई, जो कि बेहद चिंताजनक है। जैसे जैसे डिजिटल तकनीकें बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे देश के तमाम सिस्टम डिजिटलाइज हो रहे हैं, ये डेटा सेंधमारी और डेटा हैकिंग बहुत ही चिंताजनक होता चला जा रहा है। इसका परिणाम हमने ये भी देखा था सर कि अभी कुछ दिन पहले नेशनल ग्रिड पर भी जो है सेंधमारी हुई थी, उसको कैप्चर कर लिया गया था, जिससे यूपी में भी हर जगह पे
बिजली की व्यवस्था में कटौतियां आने का काम हुआ था। ये बेहद चिंताजनक है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेकर के एक व्यवस्था देनी चाहिए और सदन में आकर के इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए। और हमारा देश आगे चल करके जैसे जैसे और विकसित हो रहा है, ये ऐसे हमले बढ़ते चले जाएंगे। सरकार यदि इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी भारतीय सुरक्षा को लेकर के एक बहुत ही बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देने का काम करे और ऐसी सेंधमारी आगे न हो पाए, उस पर जो है रोकथाम के लिए क्या करने जा रहे हैं उस पर स्पष्टीकरण देने का काम करें। श्री धन्यवाद। पवन राजे निंबाळकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माझ्या मतदारसंघातल्या लोकसभा क्षेत्रातल्या अतिशय महत्वपूर्ण विषय मला या लोकसभेत मांडण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल आपले आभार व्यक्त करतो। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही नेमकी शेतकऱ्यासाठी आहे का कंपन्यासाठी आहे असा प्रश्न मला वाटतंय उपस्थित व्हावा इथपर्यंत या योजनेची वाईट अवस्था होत चालली। अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला सांगायचंय की आता 2022 मध्ये जवळपास धाराशिव जिल्हा, बार्शी विधानसभा, औसा आणि निलंगा विधानसभा ह्या तिन्ही माझ्या लोकसभा मतदारसंघातल्या जवळपास 10,26,000 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला। मला वाटतं ज्या भरलेला प्रीमियम आहे त्याच्या हिशोबानं जी संरक्षित रक्कम होती ती 53,600 रुपये इतकी होती। 80% नुकसान झालंय असं जर गृहीत धरलं तरी साधारणतः 17,700 जवळपास 34,500 प्रति हेक्टरी इतका विमा मिळणं गरजेचं होतं। असं असताना ही ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी, आता आम्ही प्रायव्हेट विमा कंपनीच्या बाबतीत बोलत होतो, पण आता केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीनं त्या ठिकाणी एकाच गटात शेत असणाऱ्या एका भावाला 500 रुपयानं विमा दिलाय, क्लेम दिलाय आणि दुसऱ्या भावाला 15,000 दिलाय। मला वाटतं ही अतिशय मोठ्या प्रमाणावरची तफावत आहे, शेतकऱ्यावर अन्याय आहे आणि शुद्ध नफेखोरी आहे। मला वाटतंय प्रायव्हेट विमा कंपन्यांच्या बाबतीत मी ह्याच्या पूर्वीही संसदेत वारंवार आवाज उठवला, ह्याच्या बाबतीत बोललोय, पण आता माझी विनंती आहे की ही केंद्र सरकारची विमा कंपनी आहे, त्या कंपनीनं पोर्टलवर दिलं होतं की पेस्ट कंट्रोल, आणि पेस्ट कंट्रोलचं ऑप्शन त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी क्लिक केलं, पेस्ट कंट्रोलचा पर्याय दिला म्हणून ते रिजेक्ट केलेत, म्हणजे ते मान्य केले नाहीत। जर त्या ऑप्शननं तुम्हाला विमा मिळणारच नाही असं असेल तर तो ऑप्शन नेमका वेबसाईटवर दिला कशासाठी होता? मला वाटतं हा प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे। माझी विनंती आहे केंद्र सरकारला की शेतकऱ्याच्या हितासाठी ही पीक विमा योजना आणलेली आहे आणि अशा पद्धतीनं शेतकऱ्यावर जो अन्याय होतोय तो दूर करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं लक्ष घालावं आणि जो विमा शेजारच्या भावाला दिलाय म्हणजे 50,000 रुपये प्रति हेक्टरी, त्या ठिकाणी 1 हेक्टरला जर त्याला मिळाला असेल, 2 हेक्टरला, 3 हेक्टरला मिळाला तर तेवढाच विमा शेजारच्या भावाला सुद्धा मिळणं गरजेचं आहे। माझी आपल्या माध्यमातून ही विनंती आहे। अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या हिताचं सरकार म्हणून या ठिकाणी केंद्र सरकारनं याच्या तातडीनं लक्ष घालून सगळ्या शेतकऱ्यांना सर्वसमान पीक विमा मिळावा ह्याच्या बाबतीत सुनिश्चिती करावी ही माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे। Sir, the ESI hospital at Kottayam, Vadabadur, is facing grave problems for the last so many years. Sir, it has got a registered patients, more than 105,000 patients, out of which more than 57 are women patients or registered patients. To cater the needs of these 57,000 patients, there is not even a single permanent gynecologist. Since 2017, there is only one special duty officer doctor coming from Yenath, which is more than 60 kilometers from Kottayam, for only twice in a week. Sir, this is a very big problem, and I would request the minister to interfere in this one. One more thing, sir. Say there are 14 quarters for this staff. Not even a single quarter is sufficient fit for resident accommodation. So nobody is staying there. So it is very difficult for the patient, for the registered beneficiaries to have the service of the staff
I would request the minister again to interfere in this. One ICU was opened in 2021, in the month of June 2021. It has not functioned. It is not functioning to the full extent even now. Sir, it doesn't have sufficient nurses. It doesn't have sufficient operation technicians. It doesn't have the grade 2 attendants. It doesn't have the grade 2, grade 1 attendants. Sir, through the medium of your office, I would request the Honorable Labour Minister to intervene into this matter and settle the issues Dr. Amar at the Singh earliest. सभापति जी, मैं आज क्योंकि बहुत बार दस चुके कि मैं उस कंस्टिट्यूएंसी तो आना श्री फतेहगढ़ साहब जिहदे साडे 10वें गुरु दी छोटे साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ शहीद किया गया सी औरंगजेब दे कार्यकाल च। उत्थे बहुत ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस हैगियां ने, सिख श्राइन्स बहुत ज्यादा ने। सर उन्हां नूं ਜਿਹੜੀਆਂ सड़कां जा रही ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਟੇਟ ਰੋਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਔਰ CRF ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਲੀਗ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ, ਰੋਪੜ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ ਚ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਸਨ, ਸਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ CRF ਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ CRF ਚ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। श्री अजय निषाद जी ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। आजादी के बाद सभी सरकारों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे, जिस कारण मध्य वर्गीय गरीब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने में काफी खर्च उठाना पड़ता है, जिस कारण लोग रोडवेज की गाड़ियों से यात्रा करने से परहेज करते हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में लोकल ट्रेनों की संख्या काफी कम कर दी गई है, जिस कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर से हाजीपुर आने जाने वाले दैनिक यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ काफी खर्च भी उठाना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि इन रूटों में सुबह और शाम के समय में लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए एवं छोटे छोटे स्टेशन पर भी उन लोकल ट्रेनों की ठहराव सुनिश्चित कराया जाए, ताकि दैनिक यात्रियों को, जिसमें स्कूली बच्चे, सरकारी नौकरी करने वाले एवं रोजमर्रा के व्यापार करने वाले यात्रियों को सहूलियत हो सके। धन्यवाद। श्री सुशील कुमार सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैं लोक महत्व के एक अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने जा रहा हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहूंगा बात पूरी होने तक। महोदय, बिहार झारखंड की एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है। महोदय, ये परियोजना 1975 में स्वीकृत हुई और कार्यारंभ हुआ। इसकी प्रारंभिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपए थी, उससे बढ़कर ये 80 करोड़ रुपए हुआ। आज 45 साल बीत गए, लेकिन ये परियोजना अधूरी है।
अभी तक इस पे 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए खर्च हो चुके हैं। महोदय, ये बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है कि 45 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये परियोजना अधूरी है। हालांकि पूर्व की सरकारों ने इसे एक तरह से दफन ही कर दिया था, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 2014 के बाद इस परियोजना को पुनर्जीवित किया, इसका दूसरा जन्म हुआ और उन्होंने सारी बाधाओं को दूर करते हुए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से 1722 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी। उसके बाद 5 जनवरी 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उनके कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ। जी। परियोजना को पूरी करने के लिए समयावधि जो थी वो 30 महीने की थी, 2.5 साल की थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और इसकी जो लाइनिंग का वर्क महोदय, मैं आधे मिनट में अपनी बात को पूरी कर लूंगा। इसका कंक्रीट लाइनिंग जो करना था नहर का, उसमें बिहार सरकार ने अनावश्यक देर की, लगभग दो वर्ष बीते जो बेकार गए। अब लेकिन वो भी स्वीकृति मिल गई है, वो सहमति मिल गई है। तो अब अभी तक स्थिति यह है कि इसके डैम में, जिसको कुटकू डैम भी कहते हैं या मंडल डैम भी कहते हैं, फाटक नहीं लगा और लाइनिंग का जो काम चल रहा है वो भी काफी धीमी गति से चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से ये अनुरोध होगा कि कम से कम समयावधि में, यानी जितनी जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, कुटकू डैम में फाटक लगाने का काम, साथ साथ लाइनिंग का काम जितनी जल्दी हो सके उसको पूरा कराया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर सत्यवती। श्री सुरेश कोटिकुनिल जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, the central government's decision to revoke the pre-matric scholarship for scheduled caste, scheduled tribe, minority and OBC students of classes 1 to 8 is an assault on the students' right to education and right to access on education. Sir, the decision to implement pre-matric scholarship was committed in 2008 by the UPA government, as it was committed to deliver ease of education to all students, irrespective of their financial status, which helped lack of students in attaining education by not worrying about the lack of resources, and it also enhanced their self-esteem in many ways. Sir, the Ministry of Social Justice and Empowerment, by issuing order to stop payment of the pre-matric scholarship for students of class 1 to 8 and add remaining benefits of students of class 9 and 10 is discriminatory, and it is denying lack of students financial support at the most crucial years of their education. Sir, the Ministry of Minority Affairs has attempted to manipulate the intent and content of the Right to Education Act and cleverly tried to exclude the poor and marginalized students, and the decision in fact makes the child's right to education non-existent. Sir, Honorable Chairman, sir, numerous surveys over the years has shown that minorities, especially Muslims, are lagging in education along with the poor, underprivileged, and highly marginalized students, including girls who have existence difficulty in accessing quality education, and government has fallen deaf to reason and blind to justice for students who are the failure, who are the future of this country. And I urge upon the government to immediately reinstate the free matric scholarship of students, scheduled caste, scheduled tribe, minorities, backward, class 1 to 8. This is very important matter, sir. So the government of India, Ministry of Minority Affairs, and also, Social Justice immediately reconsider their decision to revoke the scholarship, scholarship, sir. Thank you. வணக்கம் தலைவர் அவர்களே. மதுரை மாவட்டத்தில் திருமங்கலம் கப்பலூர் டோல் பிளாசா அமைந்துள்ளது. இதை இடமாற்றம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது. மோடி அரசு அமைந்த பின் 8 ஆண்டுகளாக டோல் பிளாசா
திருமங்கலம் நகரின் வாழ்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக அமைந்துள்ளது. இந்த டோல் பிளாசாவை திருமங்கலம் நகரில் அருகில் அமைந்துள்ளதால் அங்கு கப்பலூர் சிட்கோ தொழிற்பேட்டையிலே தொழில் செய்பவர்களுக்கும் அங்கு இருக்கின்ற வாகன உரிமையாளர்களுக்கும் தினமும் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக முடிகிறது. கப்பலூர் டோல் பிளாசாவை மாற்றக் கோரி திருமங்கலம் நகரில் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையிலே கூட்டமும் நடைபெற்றது. திருமங்கலம் கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மாற்றக் கோரி போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையிலே கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மேலக்கோட்டைக்கு 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்ற மேலக்கோட்டைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை உங்கள் முன்னாலே வைக்கிறேன். மக்களின் ரத்தத்தை தொடர்ந்து உறிஞ்சுகின்ற செயலை செய்யக்கூடாது. ரவுடிகளை வைத்துக் கொண்டு கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியிலே நடக்கின்ற அட்டூழியங்கள் தாங்க முடியவில்லை. எனவே மாண்புமிகு போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி அவர்கள் இதிலே தலையிட்டு இந்த டோல் பிளாசாவை 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்ற மேலக்கோட்டைக்கு மாற்ற வேண்டும். மோடி அரசு தொடர்ந்து 8 ஆண்டுகளாக ஏமாற்றி வருகின்ற செயலை நிறுத்த வேண்டும். கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மேலக்கோட்டைக்கு மாற்றுகின்ற முடிவை மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டும். श्री कृपानाथ मल्ला जी, நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி, वणकम। सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र करीमगंज, वहाँ पे 2 रेलवे का लेवल क्रॉसिंग है। एक है लेवल क्रॉसिंग नंबर 1 BS एट करीमगंज 2/9 303/9 नियर बदरपुर घाट, और एक लेवल क्रॉसिंग है लेवल क्रॉसिंग नंबर 1 किलोमीटर 189/78 एट कानी साइड करीमगंज शहर के पास। ये दोनों सर रेलवे क्रॉसिंग पे आरओबी और आरओबी नहीं होने के कारण 24 घंटे में प्राय 8 से 10 घंटा बंद रहता है। एक रेलवे क्रॉस करने के बाद कम से कम उसको क्लियर होने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तब तक फिर दूसरा ट्रेन आ जाती है तो फिर ब्लॉक हो जाता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट रास्ता है सर, नेशनल हाईवे, जो मेरे करीमगंज, हैलाकंडी और सिलचर को कनेक्ट करती है। और उसी रास्ते से एयरपोर्ट जाना पड़ता है। करीमगंज से हैलाकंडी से भी जाना पड़ता है, और बदरपुर रेलवे स्टेशन वहीं पे है, वहाँ पे जाने में भी वही रास्ता है जी, और मेडिकल कॉलेज जाने का वही रास्ता है। तो आरईबी और आरओबी या आरईबी नहीं होने के कारण इतना प्रॉब्लम है सर, वहाँ रोज झंझट शुरू होता है। मैं खुद उस प्रॉब्लम में मैं भी फंसता हूँ। तो मैं 1/12/21 को रेलवे मंत्री के पास में एक क्वेश्चन किया था स्टार्ट, उन्होंने बोले थे कि ये हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दिए वो लोग बनाएंगे। एक मेमोरेंडम साइन भी हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री नेशनल हाईवे से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वहाँ पे आरओबी या आरईबी बनाया जाए, ये दोनों रेलवे क्रॉसिंग से जो हमारे झंझट खत्म हो। धन्यवाद। थैंक यू स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, एक सांसद होने के नाते मैं भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को भली भांति समझता हूं, और इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर ऐसे में सर, अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, बिहार से मैं आता हूं, वहां पे सर अगर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है, और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर। सर, खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूंगा सर मैं अरवल की घटना का। वहां पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्म पत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास। प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर में पेट्रोल छिड़क कर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए, वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था, वो बच्ची 5-6 दिन तक लड़ाई लड़ती रही जिंदगी मौत के साथ,
न्याय की उम्मीद रखते हुए उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय की घटना सर, फिर एक पासवान महिला के साथ सामूहिक, 2 मिनट लूंगा सर, सामूहिक दुष्कर्म करके उनको अर्धनग्न व्यवस्था में सर उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। सर एक के बाद एक सर ये घटनाएं हो रही हैं। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर, अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को। सर आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। श्री धन्यवाद मुकेश सर। राजपूत जी, स्लिप भेज दीजिए, धन्यवाद। स्लिप भेज करके संबद्ध कर दीजिए। मुकेश राजपूत जी, धन्यवाद सभापति महोदय, स्लिप भेज आपने हमें शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। महोदय, देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उसे अपनी छोटी छोटी बचत के लिए राष्ट्रीय अल्प बचत की योजनाएं ही आकर्षित करती हैं। राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं में अधिकतर देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग ही अपने भविष्य को सुखमय बनाने के लिए निवेश करते हैं। परंतु महोदय, जहां देश में म्यूचुअल फंड अधिकतम रिटर्न दे रहे हैं और उसमें रिस्क भी बहुत अधिक होता है, यह रिस्क देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता नहीं ले सकती है। इन्हें देश की राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निवेश करने में विश्वास नहीं होता है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश की यशस्वी वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं, देश की गरीब एवं मध्य वर्ग जनता के लिए अल्प बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आकर्षक ब्याज दरों की योजनाओं को लाना चाहिए जो बैंक से ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम हो। महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि सुकन्या योजना के अंतर्गत जो लोग अभिभावक अपनी बेटियों का खाता खुलवाते हैं और अचानक में वो अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी सुकन्या योजना के अंतर्गत मेरा सरकार से निवेदन है कि उसमें बीमा जोड़ दिया जाए, तो बीमा के माध्यम से उस बेटी की शादी हो सकेगी। ये मेरा और निवेदन है। धन्यवाद महोदय। श्री के प्रभाकर रेड्डी जी, नहीं है? प्रभाकर रेड्डी जी नहीं है? अच्छा। श्री सुनील कुमार मंडल जी, श्री मनोज कोटक जी। धन्यवाद सभापति महोदय। एक विशिष्ट परिस्थिति में महाराष्ट्र और मुंबई के विभिन्न इलाकों में, महाराष्ट्र सहित मुंबई के विभिन्न इलाकों में मीजल्स यानी खसरे का प्रकोप, स्थानिक भाषा में गोवर का प्रकोप बढ़ रहा है। और मेरे संसदीय क्षेत्र में गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द, इस सभी क्षेत्रों के अंदर खसरे के प्रकोप के कारण पिछले 1 महीने में 13 छोटे बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी आशंका है। 1 से लेकर 10 साल के बच्चों में ये संक्रामक परिस्थिति में भयजन्य परिस्थिति को क्रॉस कर चुका है। स्थानिक निकाय यानी मुंबई महानगर पालिका, स्थानिक राज्य सरकार, ताकि ये हेल्थ का विषय है उसके ऊपर काम तो कर रहे। वैक्सीनेशन की कमी, मेल न्यूट्रिशन की कमी, कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। केंद्र से एक टीम ने आके जांच भी की है। मेरी आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से और सरकार से ये अनुरोध है कि इस परिस्थिति को काबू में लेने के लिए जल्द से जल्द उपाय योजना की जाए। मुंबई महापालिका और राज्य सरकार को हर संभव मदद प्रदान की जाए, जिसके कारण ये मीजल्स, गोवर यानी खसरे का प्रकोप रोकथाम करने में बहुत अहम भूमिका केंद्र सरकार ने निभानी चाहिए। वैक्सीनेशन को गति देनी चाहिए और मेल न्यूट्रिशन के भी केसेस के ऊपर इसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, I would like to submit the major issues concerning of Kozhikode International Airport. The airport is making highly profit, which has been facing various issues frequently. The major issues are following, sir. Sir, unnecessarily delay in procedures in RESA lengthening would largely discourage NRIs, who are the backbone of our economy
and others from availing service of this airport. Sir, I urge upon the government to expedite the restart lengthening without curtailing runway in coordination with the state government as early as possible. Sir, secondly, recarpeting of 2,860-meter runway is expected to take a time of 11 months at Calicut. So when airports like Ahmedabad has taken only 2.5 months for the same, Cochin has taken less than 4 months' time. So kindly take necessary steps to bring down the time limit of recarpeting and bring it down to less than 4 months. Thirdly, airlines are charging exorbitant rates in comparison with the neighboring airports for cargo export Calicut. It has caused a reduction of the exports considerably, affecting our economy and agriculture. Kindly intervene for reducing skyrocketed airline fare rising every day. I request you to set up a regulatory mechanism for the same. Sir, I urge upon the Civilization Ministry to support us in acquiring the necessary land for the expansion and extension of the runway and to make it one of the largest international airport of our country and consider the above mentioned concerns with immediate attention. Thank you, sir. श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर धन्यवाद सर। सर ये कहने के लिए यहाँ आए हैं और आपके और सारे देशवासियों की दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की जो आर्थिक हालत जर्जर हो चुके हैं, इसके लिए सबसे मुख्य कारण ये था कि बेवजह बिना सोचे समझे जो कदम उठाया गया जिसका नाम है नोटबंदी। सर जिस मकसद को सामने रखकर ये नोटबंदी किया गया था, आज ये साबित हो रहे हैं एक भी मकसद, एक ही उद्देश्य सफल नहीं हुई, सारे नाकाम हो चुके हैं और साथ साथ हिंदुस्तान की आर्थिक हालत जर्जर हो चुके हैं। मैं सर अपने आंकड़ों के मुताबिक ये कहना चाहते हैं कि ये कहे गए थे कि काले धन सब वापस आएगी, ये कहे गए थे फर्जी नोट नहीं बचेगी, ये कहे गए थे सर आतंकवाद खत्म होगी। सर आज ये हिंदुस्तान के मैं आंकड़े के पास आंकड़े पेश करना चाहते हैं कि 2016 साल में कैश इन सर्कुलेशन था लगभग 18 लाख करोड़। अभी हिंदुस्तान में लगभग कैश इन सर्कुलेशन है 31 लाख करोड़ लगभग। इसका मतलब बस 72% इजाफा हुए हैं ये सर कैश इन सर्कुलेशन में। सर जब तक सर स्विस बैंक की सवाल होते हैं कि काले धन जो रखते हैं उसको गोली खा के रात को नींद की गोली खा के सोने पड़ गए, जो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आज स्विस बैंक में सर पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा 30,500 करोड़ आज स्विस बैंक के पड़ा हुआ है। सर भ्रष्टाचार की मुद्दा में आज ये हिंदुस्तान की यह हालत हुई है कि 2016 में हमारे सर रैंक था 79, आज आ गया 85। सर फर्जी नोट 102% बढ़ चुके हैं 500 रुपया की नोट पे और 55% बढ़ चुके हैं 2000 रुपया की नोट पे। सर इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं धन्यवाद सभापति महोदय। ये कांग्रेस की जो घड़ी है सर 1950 में रुक गई है। जिस वक्त ये 17 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी सर, उस वक्त भारत की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की थी, आज 3 ट्रिलियन की है जो कि 5 ट्रिलियन होने वाली है। दूसरा नोटबंदी जो है सर, जो आरबीआई ने कहा कि हमारे कारण ये नोटबंदी हुआ और ये वेल थॉट प्रोसेस था। उसका कारण था कि इस देश में कांग्रेस के कारण टेरर मनी, आर्म्स मनी, ड्रग्स मनी, ब्लैक मनी और फेक करेंसी का पूरा बोलबाला था और उसको खत्म करने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और यही बात सुप्रीम कोर्ट में बार-बार हो रहा है। और कांग्रेस जो है ये भ्रष्टाचारियों के साथ है, ये बांग्लादेशियों के साथ है, ये पाकिस्तान के आईएसआई के साथ है और इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ है। इसीलिए ये नोटबंदी का विरोध करती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला है उसको उठाने का इसको कोई अधिकार नहीं। Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. This issue is regarding aqua industry and commerce ministry, sir. It is well-known fact that aqua exports from India. Speak. So it is very well-known fact, sir. 70% of the aqua exports from India happens from Andhra Pradesh, sir. To the tune of 25,000 crores per year, it happens from Andhra Pradesh, sir. There are lakhs of farmers that are involved in aqua industry, and all these farmers are
taxpayers, sir. They all pay the tax, sir. But for the last 2 months, the prices have crashed, sir. The price have crashed for the two reasons, sir. The one reason being that exports that are happening from Andhra Pradesh to USA has been discontinued, and most of these exports are happening from Ecuador to USA because of the proximity and the freight cost, sir. This is market dynamics. Of course, we cannot do anything, sir. But the second reason being the exports that are happening from Andhra Pradesh to China, sir. This has been stopped, sir, because of some audit that has happened from Chinese government, sir. So most of these processing plants has been closed, sir. But not only from India, sir, but from Indonesia and Vietnam also it has happened. But the governments of Vietnam and Indonesia has been pursuing with the Chinese and making sure they're opening. Sir. Just 1 minute, sir. But somehow we have made a lot of representations from Andhra Pradesh government as well made a lot of representations, sir, to make sure that these processing plants are open, sir, and speak to the concerned people in China, from Chinese government, sir. But nothing has been happening for the last 2 months, sir. So many farmers are involved in this, sir. So please take it. I request the Commerce Ministry to take it, sir. श्रीमती रंजीता कोहली जी 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से ये अनुरोध है, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, मैं उसका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपका ध्यान लोहागढ़ के संरक्षक महाराजा सूरजमल जी के विषय पर की गई टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, सोनी टीवी पर प्रसारित अहिल्याबाई धारावाहिक में दिनांक 17 नवंबर 2022 को महाराजा सूरजमल के संबंध में अत्यंत निंदनीय टिप्पणी की गई। धारावाहिक में महाराजा सूरजमल जी को कायर बताया गया है, जबकि महाराजा सूरजमल जी को लोहागढ़ भरतपुर के हिंदू धर्म रक्षक कहा जाता है। महाराजा सूरजमल जी के व्यक्तित्व पर की गई ऐसी टिप्पणी के लिए भरतपुर के लोगों के साथ साथ पूरे भारत के विभिन्न जगहों पर तथा महाराजा सूरजमल जी में आस्था रखने वाले लोगों में भी काफी रोष व्यक्त है। पूर्व में भी वर्ष 2019 में बॉलीवुड फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल जी को लेकर के गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, जिसका लोगों द्वारा भारी विरोध किया गया था। उसके बाद उस चित्रण को हटाया गया, परंतु अब पुनः महाराजा सूरजमल जी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके बाद माफी मांग लेते हैं। मैं आपसे सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूं कि इस तरह के वीर योद्धाओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़। ओनली 1 मिनट हेलो जी, ओके, आपकी बात आ गई जी। Thank you, Mr. Chairperson, sir. I'd just like to point out that just like diabetes is an epidemic of sorts in India, so is dental caries, the disease that causes cavities in our mouth and is a cause of progressive tooth decay. This is a huge health burden on India. It's a national burden. Now, the international consensus says that to prevent dental caries and cavities in adults, the minimum amount of fluoride in toothpaste should be 5,000 parts per million, ppm. Due to some outdated laws of the health ministry, currently there is no toothpaste in India that has fluoride content more than 1450 ppm. I would really request the health ministry to bring us in line with international standards and to change the standard practice in this, because dental caries and cavities is really causing a lot of problems. Thank you. श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी, जी 1 मिनट। स्पीकर महोदय, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में गरीब के लिए पिछले 8 सालों में बहुत सारा काम हुआ है। 2014-16 में जब नरेंद्र मोदी जी क्षमता में आया, उस टाइम में उन्होंने शपथ लिया था कि उनका जो काम होगा वो गरीब के लिए समर्पित होगा, महिला के लिए समर्पित होगा। जैसा उनका बात ऐसा उनका कर्म। कांग्रेस ने 70 साल में और तृणमूल कांग्रेस ने 12 साल में सिर्फ गरीबी का नारा उठाया और गरीबी हटाओ ऐसा ही बोला, लेकिन नारा अभी चालू है, लेकिन गरीबी अभी तक कुछ भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में बहुत सारे योजना केंद्रीय सरकार का बंगाल में गए हैं, लेकिन बंगाल में जाके उनका चेंज हो जाता है। जो केंद्रीय सरकार का जो योजना होता है उसका चेंज हो जाता है। जैसा स्वच्छ भारत है वो निर्मल बांग्ला हो जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बांग्ला आवास योजना हो जाते हैं। अगर आप लोग सुनेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारा करप्शन है। हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो करप्शन हो रहा है इसको जांच होना चाहिए, इसका विचार होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का जो योजना है वो सबके घर घर में बांटना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।
I would like to call the attention of the government to price hike of rice items in the market. In the past 3 months, the price of rice in cannot the be every market day, sir. increased by Please. around rupees 13 in Kerala in private market. The wholesale price of white rice now stands at 53 rupees per kg, while brown rice is at rupees 50 per kg due to fluctuations in the market. It is unbearable to households. The government must intervene in this matter immediately. In ration shop where most of the common people depends, cut short subsidy and quantity of rice. I humbly request here to allocate more rice with subsidy in ration shop for people irrespective of different categories. The government should ensure food grains to people in a moderate amount and must take necessary steps to restrain श्री rice आलोक price. कुमार Thank you, सुमन sir. जी, बात संक्षेप में कहिए प्लीज। जी सर, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआन मंडल स्थित बंद पड़े सबिया एयरपोर्ट का अतिक्रमण हटाने एवं बिडिंग कराने के लिए आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी एवं माननीय उड्डयन मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं। सबिया एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय का है जो उड़ान योजना में शामिल है महोदय। इसे 1011 लोगों द्वारा 338.66 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके अतिक्रमण को हटाने के लिए रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर द्वारा अब तक जमीन से जुड़े सभी कागजात उपलब्ध नहीं कराए जा सके, जिसके चलते जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। मैंने भी कई बार दूरभाष पर एवं लिखित रूप से उनको दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है, लेकिन अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी माननीय उड्डयन मंत्री जी से ये आग्रह करता हूं कि सबिया एयरपोर्ट पर कमर्शियल फिजिबिलिटी को देखते हुए और उड़ान योजना के तहत बोली की प्रक्रिया, परिचालन विधि और अतिक्रमण हटाने के लिए मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए महोदय। धन्यवाद। सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, उसने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झंझोड़ दिया था। और पंजाब के एक सूरवीर सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारकर उस नरसंहार का बदला लिया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है सभापति महोदय कि हाल ही में जलियांवाला बाग का पुनर्निर्माण हुआ था, रेनोवेशन हुआ था, और उस रेनोवेशन में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसके कारण जो पंजाबियों की अंतरात्मा है वो पूरी तरह से प्रताड़ित है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे जो साइन बोर्ड लगे हैं, वो साइन बोर्ड भी सही पंजाबी में नहीं लिखे गए। एक वहां पे कोड़ों वाली गली है कि लोगों को वहां पे कोड़े मार के निकाला गया था, उसका नाम कोड़ों वाली गली रखने की जगह कोड़ियों वाली गली रख दिया है, जो कोड़ से पीड़ित लोग रहते हैं। इसी तरह से वहां पे म्यूरल्स लगे हुए हैं जो उस समय की जो पंजाबी पॉपुलेशन है उसको ठीक से दर्शाती नहीं है। जहां पे जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली मारने का, वो भी स्पॉट ठीक तरीके से चिन्हित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भेज के या केंद्र सरकार की टीम भेज के, क्योंकि प्रधानमंत्री चेयरमैन है जलियांवाला बाग ट्रस्ट के, ये जो सारी खामियां हैं इनको सुधारा जाए। श्री धैर्यशील माने जी। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। Abide with it. It was not General Dyer who was shot by Udham Singh. It was Governor O'Dyer who was shot. Okay. हाँ, yes. ठीक है। ओके। धैर्यशील माने जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपण मला शून्य काळामध्ये बोलण्याची संधी दिली। अत्यंत एक महत्वपूर्ण आणि गंभीर विषयावर मी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो। देश हा सर्व नागरिकांच्यामुळे, सर्व प्रांतांच्यामुळे आणि सर्व बंधुभावानं राहणारा, देशातला प्रत्येक नागरिक आपला बंधू आहे आपण असं या ठिकाणी प्रिॲम्बल मध्ये सांगतो। आणि ह्याच भारतीय नागरिकांच्या मध्ये सीमावादाच्या निमित्तानं प्रत्येक गावागावांमध्ये आता वांद होतोय की काय आणि देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण होतोय की काय, अशी परिस्थिती सीमा भागामध्ये तयार झाली। मी ज्या भागामधनं या ठिकाणी येतो साहेब, तो कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा सीमेचा भाग आहे। आम्ही असा असतो की बंधुभाव जपला जावा,
सीमावासियांच्या मध्ये फार दहशतीचं वातावरण खऱ्या अर्थानं आहे. तिथला असणारा मराठी माणूस पिचला गेलाय. त्या माणसाला कुठंतरी न्यायाची अपेक्षा आहे, न्याय व्यवस्थेकडनं, न्याय देवतेकडनं. पण आता त्याच्या बरोबरच राज्य शासन तिथलं मुख्यमंत्री काही अशी स्टेटमेंट्स करतायत की ज्याच्यामुळं तिथल्या माणसाला हवालदिल होत आहे की काय अशा परिस्थिती निर्माण होते. सीमेवर टेन्शन तयार झालेलं आहे. लॉ अँड ऑर्डरची परिस्थिती त्या ठिकाणी तयार झाली आणि भागाभागामध्ये मोर्चे आणि आंदोलन त्यामध्ये त्या ठिकाणी होत आहेत. पोलीस इतक्या मोठ्या प्रमाणात दडपशाही करतायत. वेदिका, कन्नड वेदिका नावाची एक या ठिकाणी समिती आहे जी मराठी लोकांच्यावर अन्याय त्या ठिकाणी करते आणि शासन पुरस्कृत अन्याय होतोय की काय अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण होते. मी स्वतः तज्ञ समितीचा अध्यक्ष म्हणून त्या ठिकाणी या दोन्ही राज्यांचं काम करतोय. माझी विनंती केंद्र शासनाला आहे की आता या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र बसवावं, या दोघांच्या मध्ये समन्वय घडवून आणावा आणि त्यामध्ये दोन्ही राज्यांमध्ये चांगलं वातावरण राहील याची आश्वस्तता केंद्र शासनानं करण्यासाठी आदरणीय पंतप्रधान आणि त्याचबरोबर आदरणीय अमितजी शाह या दोघांनी मध्यस्थी करावी आणि हे शांततेनं विषय जाण्यासाठी या ठिकाणी केंद्र शासनानं पुढाकार घ्यावा. थैंक यू चेयरमैन सर, जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, हमारे देश का आबादी करीब 33 करोड़ था और उस समय एक आंकड़ा आ गया था हमारे सामने और आज भी वो आंकड़ा बार बार चर्चा में है. वो ये है कि कितने फ्रीडम फाइटर्स हमारे जेल गए और कितने आर्म स्ट्रगल में शामिल हुए, कितने आईएनए में नेताजी के नेतृत्व में हमारे मणिपुर तक कूच किया था. करीब 10 लाख ही थे, 10 लाख ही थे जो फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए थे. जब हमारे देश 1972 में इंदिरा जी के जमाने में सिल्वर जुबली मना रहा था, उस समय ये सारे स्वतंत्रता सेनानी को एक कॉपर प्लेक दिया गया था. ये स्मृति चिन्ह हर एक परिवार के पास है जो जेल गए थे, जो स्ट्रगल में शामिल हुए थे. आज हम अमृत काल मना रहे हैं. मेरा निवेदन केंद्र सरकार से है कि ये अमृत काल में जितने स्वतंत्रता सेनानी अभी भी जीवित है, उनको तो सम्मान करे, पर उसके साथ सारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार को फैमिली ऑफ पेट्रियट्स इस हिसाब से एक आइडेंटिटी भी मिलना चाहिए. मेरा मांग ये है कि जैसे अमेरिका में जो आज से करीब 200 कुछ साल पहले वहां फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, हर एक परिवार को चिन्हित करके उनको फैमिली ऑफ पेट्रियट्स के हिसाब से सनद मिला है. मेरा मांग ये है सरकार से कि ये अमृत काल के समय सारे परिवार को जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए उन सबको इस तरह का एक फैमिली ऑफ पेट्रियट्स आइडेंटिटी कार्ड मिलनी चाहिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार. अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद श्रावस्ती बलरामपुर में आई भीषण बाढ़ से कई सौ गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया था. यहाँ पर लोगों को अपनी छतों पर, सड़कों पर रहने को मजबूर थे. भीषण बाढ़ की वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है. किसान, गरीब, मजदूरों, जानवरों को बाढ़ से फसल, मकान, जान माल का काफी नुकसान हुआ है. अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद श्रावस्ती बलरामपुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए और इन दोनों जनपदों में बाढ़ से हुए नुकसान का केंद्रीय टीम से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे अति पिछड़े जनपदों के किसानों, गरीब मजदूरों को बाढ़ से इस आपदा से राहत मिल सके. धन्यवाद. सर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया. माननीय महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का और आपका एक अत्यंत ही गंभीर विषय के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं. सर, आजकल पूरे बिहार में, पटना सहित जो राजधानी है उसके सहित पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर युवा शक्ति जो है, सर नौजवान जो है, सूखे नशे के आदी हो गए.
जिसके वजह से पूरे बिहार में नौजवानों का जो एक बड़ा तबका है वो बर्बाद हो रहा है सर। वहाँ सूखा नशा में सर गांजा, ड्रग्स, नशीली इंजेक्शन, सॉल्यूशन, व्हाइटनर इत्यादि पूरे गिरफ्त में आ गई है सर। वहां पर बिहार सरकार ने नशाबंदी लागू कर रखा है सर, मगर उनके गलत नीतियों की वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है जी। और उसके अलावे नशाबंदी तो है और बड़े पैमाने पर शराब और नशा की चीज आ रही है सर जी। आर्थिक लॉस तो हो ही रहा है। बस सबसे चिंता का विषय है कि नशाबंदी आपने क्या सफलता हासिल नहीं कर पाए, जमीन पर नहीं उतार पाए और युवा जो है पूरी शक्ति चेंज हो गई है। घर का घर बर्बाद हो रहा है, नौजवान की जिंदगी जा रही है सर, परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, माँ और बहन की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप was an important scholarship scheme for research scholars from Muslim, Christian, Sikh, Jain, Buddhist and Parsi communities. Yesterday I was answered in Lok Sabha by the Ministry of Minority Affairs with a statement that government has decided to stop Maulana Azad National Fellowship. It is really shocking and it will affect many aspiring research scholars from various minority communities. Honorable Ministry says that the Maulana Azad National Fellowship is overlapping with other scholarship. If there is such overlapping issues, the government shall systematically solve that issue. Cancelling the entire scheme is not a wise idea. If there is no Maulana Azad Fellowship, the students from minority sections who are not coming under other reservation criteria like OBC, SC and ST will be pushed away from all fellowship schemes. The decision to discontinue a fellowship named after Maulana Azad, who is India's first education minister, is an insult of his legacy. I kindly request Honorable Minister of Minority Affairs to withdraw the decision to stop Maulana Azad National Fellowship immediately. दोपहर 2:05 तक के लिए स्थगित की जाती है।